आज मैं अपने हम उम्र लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। एक बड़ी चिंता होती है, खास करके जब व्यक्ति लगभग 60 वर्ष के आसपास पहुंचता है, तो उसे बड़ी चिंता होती है कि मेरा आगे का समय कैसा गुजरेगा, मेरा बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, क्या मुझे अपने बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा, क्या वो मेरी सेवा करेंगे, क्या वो मेरे पास रहेंगे या दूर चले जाएंगे, मेरे पास धन होगा या नहीं। क्योंकि ऐसी उम्र में बीमारियां भी बहुत अटैक करती हैं। तो सबसे पहली जो चिंता होती है, क्योंकि 60 वर्ष के बाद धीरे धीरे शरीर का रेजिस्टेंस कम होता चला जाता है, स्टेमिना कम होता चला जाता है, हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है और कई ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जिनका आक्रमण होता है ऐसी उम्र में। खास करके बीपी है, शुगर है, घुटनों में तकलीफ है या अन्य कई तरह की बीमारियां। तो सबसे पहले जो चिंता होती है वो तो स्वास्थ्य की चिंता है कि क्या मैं अपने पैरों पर चल फिर सकूंगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेड रिडन हो जाऊं, क्योंकि बिस्तर में पड़ जाना दूसरों पर बोझ बन जाना है और कोई भी व्यक्ति बोझ को ज्यादा समय तक अपने सर पर रखना नहीं चाहता है, कितना भी अपना हो। तो इसलिए सबसे पहले व्यक्ति की कामना होती है कि मैं किसी पर बोझ ना बनूं, यानी कि मेरा स्वास्थ्य कम से कम इतना हो कि मैं चल फिर सकूं, वॉशरूम तक आ जा सकूं। तो सबसे पहली चिंता स्वास्थ्य की। दूसरी चिंता, चूंकि स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ बीमारियां तो लगी ही रहती हैं बुढ़ापे में और उनके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो दूसरी जो चिंता है वो धन की है, खासकर उन लोगों के लिए जो या तो प्राइवेट सेक्टर में रहे हैं जहां पेंशन नहीं मिलती, जिन्होंने बहुत ज्यादा धन एकत्रित नहीं किया है, या व्यापारी वर्ग जो छोटे मोटे व्यापार करते रहे हैं और उनके पास ज्यादा धन नहीं है, उन्हें भी पेंशन नहीं मिलनी है, तो उन्हें भी धन की चिंता होती। फिर तीसरा कि क्या मुझे किसी का सहयोग प्राप्त होगा या नहीं, यानी मेरे साथ मेरे बच्चे रहेंगे या नहीं रहेंगे, या एकाकीपन से मेरा सामना होगा। तो ये तीन प्रमुख चिंताएं होती। अब सबसे पहले मैं आपको शास्त्रों में जो लिखी बातें हैं वृद्धावस्था के संदर्भ में, मैं आपको पहले वो बता देता हूं, इसके बाद में फिर आगे बढ़ूंगा अपनी बात। तो पुस्तकों में ये मिलता है, जैसे ये लग्न है, लग्न का मतलब होता है शरीर, हम आत्मा है, हमें शरीर मिला तो जन्म से ही ये शरीर मिलता है, तो ये जन्म का भाव है।
प्रथम भाव जिसे हम लग्न कहते हैं। इसके बाद द्वितीय भाव शिशु अवस्था का भाव है, 4-5 वर्ष की उम्र। फिर तृतीय भाव कुमार अवस्था का भाव है, 4-5 वर्ष से लेकर के 12-13-14 वर्ष। इसके बाद फिर चतुर्थ भाव शिक्षा का भाव है, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, फिर छठा भाव प्रतियोगिता का भाव है। तो यहां तक आते आते जो संतान है आपकी, बच्चा है, बच्ची है, इनकी उम्र लगभग 25 वर्ष हो जाती है। और करियर, चूंकि ये भाव नौकरी का भाव है, इसलिए करियर वगैरह बन जाता है यहां तक आते हैं। इसके बाद ये सप्तम भाव, ये विवाह का भाव है, तो लोगों का विवाह हो जाता है। तो इससे आप आयु का अनुमान लगा सकते हैं कि आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो विवाह लगभग 24 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होता है। तो यहां की उम्र का आप अनुमान लगा सकते हैं। और ये भोग का भाव भी है। अब जब विवाह हो गया तो संतान भी होगी। इसके बाद फिर अष्टम भाव आता है। तो लग्न से, यहां चूंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो लग्न से लेकर के ये 7 भाव हो चुके हैं। अब व्यक्ति का नौकरी, कैरियर सेट हो चुका है, विवाह हो चुका है, बच्चे हो चुके हैं। अब अष्टम भाव शुरू होता है, प्रौढ़ावस्था का भाव। और अष्टम भाव दीर्घ रोगों का भाव भी है, पैतृक संपत्ति का भाव भी है। तो लोगों की फिर चिंता होने लगती है कि मुझे पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी या नहीं, कोई दीर्घ रोग का आक्रमण तो मुझ पर नहीं होगा। इसके बाद फिर नवम भाव। तो यहां से अष्टम भाव से लेकर और द्वादश भाव तक ये जो 5 भाव हैं, इनको वृद्धावस्था का भाव कहा जाता है। और खास करके 4 भाव यानी नवम, दशम, एकादश और द्वादश, पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि ये आपके नवम, दशम, एकादश, द्वादश भाव ये वृद्धावस्था के भाव हैं। और यहां पर इन भावों में, या 5 को भी ले ले तो इन 5 भावों में यदि 2 से अधिक क्रूर ग्रह हों, अब क्रूर ग्रह 5 हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह क्रूर एवं अशुभ ग्रह कहलाते हैं। तो यदि 2 से ज्यादा क्रूर ग्रह इस भाग में हैं, इन 5 भावों में, तो फिर ये मानना चाहिए कि आपकी वृद्धावस्था में कुछ तकलीफ, कष्ट होगा। लेकिन यदि ये ग्रह, अगर 2 ग्रह बैठे हैं क्रूर ग्रह, अन्य कोई शुभ ग्रह नहीं है, या एक शुभ ग्रह है, तब भी कष्ट होगा। अब अगर 2 क्रूर ग्रह हैं, 2 शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह बलवान है, तो फिर सामान्य जीवन गुजरेगा। लेकिन अगर शुभ ग्रहों की संख्या ज्यादा हो गई और बलवान भी होने चाहिए, तभी तो अपना प्रभाव दे सकेंगे। तो अगर शुभ ग्रहों की संख्या ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं कुछ कठिनाइयां, संघर्ष तो होगा ही, लेकिन जीवन अच्छी तरह गुजर जाएगा। तो ये बात हो गई शास्त्रों की, पुस्तकों की। अब हम आगे चलते हैं। ये जन्म का भाव मैंने बताया, और ये शिशु अवस्था का भाव बताया। ये शिशु अवस्था का भाव है,
और ये जन्म का लग्न है, यहां जन्म होता है और यहां मृत्यु होती है। ये द्वादश भाव कहलाता है। द्वादश भाव हानि का भाव है। हानि किस चीज की? ये आयु का भाव है, शरीर है। तो आयु की हानि का अर्थ है मृत्यु। ये शरीर का भाव है, शरीर की हानि यानी मृत्यु। ये व्यय का भाव है, तो शरीर का व्यय या आयु का व्यय, उसका अर्थ है मृत्यु। तो इसलिए ये जन्म का भाव है और ये मृत्यु का भाव। और ये केवल मृत्यु का भाव नहीं है, ये शिशु अवस्था का भाव है और इसके अपोजिट ये वृद्धावस्था का भाव है। ये शिशु अवस्था का भाव है और ये वृद्धावस्था का भाव है। यदि इस भाव में आपके क्रूर ग्रह बैठे हो या उनका प्रभाव हो, दो या दो से ज्यादा क्रूर ग्रहों का प्रभाव यदि यहां है, तो इसका अर्थ ये होता है कि बचपन में आपको कष्ट मिलेगा। और यही चीज आप यहां लगा लीजिए। यदि यहां पर दो या दो से अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो इसका अर्थ है कि वृद्धावस्था में आपको कष्ट मिलेगा। अब द्वितीय भाव के अन्य कारकत्व भी देखते हैं। द्वितीय भाव धन का भाव है। अब यदि इस भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है और उनका संबंध कहीं लग्नेश से हो, लग्न लग्नेश, तृतीय तृतीयेश, एकादश एकादशेश, तो फिर आपके परिवार में, कुटुंब में आपकी जो संतान है, अब संतान को तो हम यहां से देखेंगे पंचम से, तो पंचम सप्तम नवम इनका संबंध हो, तो इसका मतलब है कि आपकी जो संतान है आपस में धन के लिए लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करेंगे, तो आपका बुढ़ापा बुरा हो जाएगा। जो आपने धन संचित किया है, ये आपकी यदि कुंडली है तो ये आपका संचित धन है। ये भाव यदि क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित है और वहां का संबंध यदि पंचम सप्तम नवम से, पंचम इसलिए कि पंचम को संतान का भाव कहते हैं और खास प्रथम संतान, ये द्वितीय संतान, ये तृतीय संतान, इसलिए तो पंचम और प्रमुख जो है पंचम भाव है। तो पंचम भाव का स्वामी कारक गुरु, इन पर यदि क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, इनका संबंध द्वितीय भाव से हो और द्वितीय भाव में भी क्रूर ग्रह स्थित हो, तो इसका मतलब है कि आपकी जो संतानें हैं वो आपस में आपके धन के लिए, धन के बंटवारे के लिए आपस में वाद विवाद करेंगे और इस तरह से आपको दुख प्राप्त होगा। दूसरा भाव है चतुर्थ भाव। यहां पर मैंने अभी द्वितीय भाव की बात की है, द्वादश के संबंध में बता चुका हूं आप। अब चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव हमारी अचल संपत्ति का भाव है। तो यदि चतुर्थ भाव में, वही द्वितीय भाव की तरह चतुर्थ भाव में यदि क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, चतुर्थेश भी पीड़ित है। और चतुर्थ भाव चूंकि अचल संपत्ति का भाव है, आपकी अचल संपत्ति,
तो फिर आपकी अचल संपत्ति को लेकर आपकी संतानों के बीच वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा चतुर्थ भाव सुख का भाव है। समस्त प्रकार के सुख, और इन समस्त प्रकार के सुखों में एक सुख पारिवारिक सुख भी है, क्योंकि ये घर का भाव, चतुर्थ भाव। तो यदि चतुर्थ भाव पीड़ित होगा, चतुर्थेश पीड़ित होगा और सुख का कारक गुरु पीड़ित होगा, तो फिर सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आपको घर का सुख नहीं मिलेगा, परिवार का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन ये बातें जो अब तक मैंने द्वितीय भाव के संबंध में कही अथवा चतुर्थ भाव के संबंध में कहा, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर ये भाव पीड़ित है, भावेश पीड़ित है, कारक पीड़ित है, तो ये सब बुढ़ापे के लिए नहीं, ये पूरी उम्र के लिए, ये पूरी उम्र के लिए। तो बुढ़ापे के लिए फिर अलग से क्या है? तो बुढ़ापे के लिए अलग से हम आगे समझेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ और भी बता दूं। तो द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और द्वादश भाव, द्वादश भाव क्योंकि वृद्धावस्था का भाव है और द्वादश भाव हॉस्पिटल का भाव भी है। द्वादश भाव वृद्धावस्था का भाव है, हॉस्पिटल का भाव। हॉस्पिटल का मतलब यहां पर चूंकि मैं वृद्धावस्था की बात कर रहा हूं, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन होने की बात कर रहा हूं या डॉक्टरों के चक्कर लगाने की बात कर रहा हूं। यदि मैं कैरियर की बात करता तो मैं डॉक्टर होने की बात करता या मेडिकल लाइन में कैरियर होने की बात करता, लेकिन मैं यहां पर वृद्धावस्था की बात कर रहा हूं। तो मैं द्वादश से मेरा तात्पर्य है हॉस्पिटलाइजेशन अथवा डॉक्टरों के पास चक्कर लगाना, और ये तब होगा जब आप अस्वस्थ हो। तो द्वादश भाव हमारी वृद्धावस्था का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, इसके अलावा मृत्यु का भाव भी है। अब अगर द्वादश भाव भी पीड़ित है दो क्रूर ग्रहों से अथवा दो से ज्यादा क्रूर ग्रहों से, क्रूर ग्रह वहां पर स्थित हो या इनकी दृष्टि हो, तो द्वादश भाव बिगड़ गया। अब द्वादश भाव के स्वामी को देख लीजिए। द्वादश भाव का जो कारक है वो आयु का कारक शनि है, लेकिन स्वास्थ्य का कारक सूर्य है। तो यदि मृत्यु देखना है तो शनि को देखना होगा, लेकिन यदि स्वास्थ्य देखना है तो सूर्य को देखना होगा। तो भाव, भावेश और कारक, इन तीनों पर निगाह डालिए। अगर ये तीनों बुरे हैं, पीड़ित है, कमजोर है, दुर्बल है, तो आपकी वृद्धावस्था बुरी गुजरेगी। अब आते हैं हम ग्रहों पर। शनि, शनि आयु का कारक है, शनि वृद्धावस्था का कारक है। शनि को पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि शनि ज्यादा पीड़ित होगा तो आयु कम होगी। तो इसलिए शनि और बुढ़ापा आपका, चूंकि ये वृद्धावस्था का कारक नहीं है, तो वो भी कष्ट में गुजरेगा। तो शनि को पीड़ित नहीं होना चाहिए। लेकिन
शनि को द्वादश भाव में शत्रु राशि में स्थित भी नहीं होना चाहिए। यदि स्वराशि में है या उच्च राशि में है तब तो अच्छा है, लेकिन शनि को द्वादश भाव में शत्रु राशि में स्थित नहीं होना चाहिए, या फिर शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर नहीं होनी चाहिए। कारण कारण ये कि शनि एकांत का कारक है। यदि शनि का दुष्प्रभाव आपके द्वादश भाव पर पड़ेगा तो वो यह बताएगा कि आप अकेले हो जाएंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा वृद्धावस्था में। शनि अवसाद का कारक है, डिप्रेशन का, वृद्धावस्था का कारक है, मृत्यु का कारक है, आयु का कारक है, ये एकांत का कारक है, नीरसता का कारक है। तो इसलिए शनि का दुष्प्रभाव द्वादश भाव में यदि है तो वो ये बताता है कि आप अकेले हो जाएंगे। दूसरा ग्रह है गुरु। गुरु सुख का कारक है। यदि गुरु का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव मैंने आपको बताया सुख का भाव है और गुरु सुख का कारक है। यदि गुरु का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर है तो आपको सुख प्राप्त होगा, और गुरु का प्रभाव द्वादश भाव में है तो वो ये निश्चित रूप से बताता है कि वृद्धावस्था में सुख होगा। और गुरु सम्मान का कारक भी है, सम्मान का कारक तो सूर्य भी है, लेकिन हम यहां सूर्य की बात नहीं करेंगे। सूर्य एक अलगाववादी ग्रह भी है, यहां गुरु को ही लेंगे। और गुरु उपाधि ही गुरु है, गुरु जन, बुजुर्ग, बड़े। तो आपको यदि गुरु का प्रभाव द्वादश भाव पर, द्वादशेश पर है, दृष्टि है, दृष्टि गुरु की हमेशा शुभ होती है, भले ही वो बुरे भाव का स्वामी हो, उसकी दृष्टि हमेशा शुभ होती है। तो यदि गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर है या द्वादशेश पर है और द्वादश के कारक शनि पर है तो बुढ़ापे में आपको सम्मान भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा, क्योंकि गुरु सुख का कारक भी है और सम्मान का कारक भी है। तो सुख और सम्मान दोनों प्राप्त होंगे आपको। यदि गुरु शुभ भाव का स्वामी है तो यदि वो द्वादश भाव में बैठा है या द्वादशेश के साथ बैठा है तो यह भी बहुत अच्छा है। और गुरु का प्रभाव द्वादश, चतुर्थ या लग्न, लग्नेश पर हो। लग्न, लग्नेश तो आपका शरीर, आप स्वयं है। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। तो इस तरह से गुरु का प्रभाव आपके, खासकर द्वादश भाव की बात कर रहा हूं, क्योंकि द्वादश भाव वृद्धावस्था का भाव है। तो गुरु ये सुख और सम्मान देता है। इसके अलावा चंद्रमा, चंद्रमा क्यों? चंद्रमा मन है, इसलिए चंद्रमा भावनाओं का कारक है। इसलिए यदि चंद्रमा शनि अथवा केतु के प्रभाव में होगा तो आपके मन में शनि का प्रभाव है तो शनि नीरसता देता है, निराशा देता है,
अवसाद, डिप्रेशन देता है। यदि केतु के प्रभाव में है चंद्रमा, तो केतु एक शब्द है, लोग अक्सर उसका उपयोग करते हैं, त्याग, वैराग्य। यदि चंद्रमा केतु के साथ है तो ये आपके मन में ऐसी भावना उत्पन्न होगी कि प्रभु मुझे जल्दी से बुला ले। यदि चंद्रमा केतु से पीड़ित हो और चंद्रमा का संबंध यदि द्वादश अथवा द्वादशेश से बन जाए तो वृद्धावस्था में फिर आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि प्रभु मुझे जल्दी बुला ले। तो इसलिए चंद्रमा का महत्व है। चंद्रमा का बलवान होना जरूरी, क्योंकि यदि चंद्रमा बलवान होगा तो मानसिक रूप से आप सबल रहेंगे। और यदि चंद्रमा कमजोर है, दुर्बल है, पीड़ित है, तो एक तो वृद्धावस्था में वैसे भी सारी चीजें कम हो जाती हैं और मन भी कमजोर हो जाता है। और फिर ऊपर से यदि चंद्रमा ज्यादा पीड़ित हो गया, कमजोर दुर्बल हो गया, तो मानसिक रूप से भी आप कमजोर हो जाते हैं। फिर कुछ समझ में नहीं आता है, क्या सही है क्या गलत है, या कोई विचार भी उत्पन्न नहीं होते हैं। तो जीवन को चलाए रखने के लिए चंद्रमा का बलवान होना जरूरी होता है। तो ये 3 ग्रह हैं। चंद्रमा के लिए मैंने मन और भावना ये बताया। अब लास्ट, अंतिम, अब तक जो कुछ भी मैंने बताया उसमें द्वितीय भाव जो धन और कुटुंब के संबंध में आपको मैंने कहा, चतुर्थ भाव ये अचल संपत्ति और पारिवारिक सुख के संबंध में मैंने कहा, द्वादश भाव वृद्धावस्था के बारे में आपको बताया। अब ये अगर पीड़ित है, ये तो जन्म से ही पीड़ित होते हैं, जन्म से, कुंडली में तो जन्म से ही होते हैं ग्रह, बीच में तो आके बैठ नहीं जाते हैं कि अब ये व्यक्ति बूढ़ा होने लगे हम वहां जाके अब बैठ जाए, तो वो तो जन्म से ही मिलते हैं। तो ये फल अगर ये पीड़ित है तो उनका फल कब मिलना है? क्या बुढ़ापे के लिए ही ये बैठे हुए हैं ग्रह? नहीं, ऐसा नहीं। वो कभी भी बचपन में वो कष्ट दे सकते हैं और बुढ़ापे में ना दे। चतुर्थ भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं वो जवानी में कष्ट दे सकते हैं, बुढ़ापे में ना दे, ये हो सकता है। तो ये इसके लिए हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो है दशा। दशाएं ही हमें फल देती हैं। कुंडली में कोई भी योग हो, शुभ योग हो या दुर्योग हो, राजयोग हो या दरिद्र योग हो, अगर उस योग बनाने वाले ग्रहों से संबंधित दशाएं आएंगी तो उन योगों का फल प्राप्त होगा। जब आएंगी तब प्राप्त होगा। यदि वो दशाएं जीवन में आती ही नहीं है तो फिर उन योगों का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व दशाओं का है। दशाएं बताएंगी, जैसे ग्रहों की दशाएं होंगी वैसे फल आपको प्राप्त होंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि द्वितीय भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं या क्रूर ग्रहों का की दृष्टि है, द्वितीय भाव पीड़ित है, द्वितीय भाव का स्वामी पीड़ित है, द्वितीय भाव का कारक पीड़ित है,
अब इनसे संबंधित ग्रहों की दशा यदि वृद्धावस्था में आती है तो ये वृद्धावस्था के लिए है बुरे फल। यदि इनसे संबंधित ग्रह यानी कि जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं या जो ग्रह पीड़ित हो रहे हैं, इन ग्रहों की दशा यदि जवानी में आती है तो वो फल, बुरे फल जो है वो जवानी में मिलेंगे। इसी तरह चतुर्थ भाव जिन ग्रहों के द्वारा पीड़ित है या जिन ग्रहों के द्वारा बलवान हो रहा है, शुभ हो रहा है, अब अगर उन ग्रहों की दशा यंग एज में है तो वो फल यंग एज में मिलेंगे। यदि प्रौढ़ावस्था में है, उन ग्रहों की दशा आती है तो वो फल आपको प्रौढ़ावस्था में मिलेंगे। और यदि वृद्धावस्था में उनकी दशा आती है तो वृद्धावस्था में मिलेगी। तो ये जानना, योग तो देख लिया, ठीक है, बुरा दिख रहा है या अच्छा दिख रहा है, लेकिन सवाल ये है उस अच्छे अथवा बुरे का फल हमें मिलेगा कब। महत्वपूर्ण बात ये है, योग होना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि अच्छा योग है या बुरा योग है। महत्वपूर्ण ये है कि उनका समय कब आएगा। तो दशाओं को देखना बहुत आवश्यक है। अब चतुर्थ भाव के बारे में जो अभी मैंने इन दोनों भाव के बारे में बताया है उससे थोड़ा अंतर है। और अंतर ये है, अगर द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रह, मान लीजिए कि बुरे ग्रह बैठे हों या बुरे ग्रहों का प्रभाव है, दृष्टि है, तो अब भले ही शुभ ग्रह की दशा हो, इसके बावजूद आपको कुछ न कुछ बुरा फल मिलेगा, क्योंकि द्वादश भाव वृद्धावस्था का भाव है। चतुर्थ भाव वृद्धावस्था का नहीं है, द्वितीय भाव वृद्धावस्था का नहीं है, द्वादश भाव वृद्धावस्था का भाव, तो थोड़ा अंतर होगा। अब ऐसा भी है, द्वादश भाव यदि पीड़ित है तो उसके फल भी बचपन में, जवानी में, टीन एज में, प्रौढ़ावस्था में मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं अगर उस समय दशा आ गई तो। लेकिन वृद्धावस्था में जरूर कुछ ना कुछ फल मिलेगा, क्योंकि ये भाव वृद्धावस्था का भाव है। तो अब वृद्धावस्था, द्वादश भाव क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित नहीं होना चाहिए, है ना। अब इस कुंडली पर हम आते हैं। यहां मैंने अभी आपको अब तक सब कुछ बता दिया है। अब दशा की बात चूंकि करनी है तो हम अब तक जो कुछ भी बताया है उसकी भी बात करेंगे और दशा की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया स्वास्थ्य के बारे में, तो हम लग्न लग्नेश को देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए लग्न लग्नेश क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित नहीं होना चाहिए, छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, इनके स्वामी के साथ नहीं होना चाहिए, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। वैसे मैं स्वास्थ्य के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद धन के लिए बुढ़ापे में कोई खास आवश्यकता नहीं होती, बस दवाई मेडिसिन के लिए और डॉक्टर के पास जाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। और बुढ़ापे में तो 2 रोटी ही आदमी खाता है, पूरे जीवन धन की आवश्यकता होती है। तो धन के लिए द्वितीय भाव, एकादश भाव, चतुर्थ भाव और फिर त्रिकोण, यदि ये अच्छे हैं तो आपके पास जीवन में धन होगा। सहयोग प्राप्त होगा या नहीं, सहयोग के लिए मैंने अभी 1 दिन पहले या 2 दिन पहले शायद मैंने वीडियो डाला है, थंबनेल है कि क्या आपकी संतान आपकी सेवा करेगी। आप उस वीडियो को देख लें, उससे ये पता लग जाएगा कि बच्चे आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। यहां आते हैं द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और द्वादश भाव, इनके बारे में तो ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूं।
अब इन ग्रहों को देख लेते हैं। क्या शनि पीड़ित है? शनि कहाँ है इस कुंडली में? शनि ये है, अपनी राशि में बलवान होकर स्थित है, किंतु मंगल की दृष्टि से पीड़ित शनि। और दूसरा, गुरु से पीड़ित है। आप सोचेंगे गुरु तो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है, तो गुरु से कैसे पीड़ित हो जाएगा शनि? वो इसलिए क्योंकि गुरु छठे भाव में गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। ये रोग का भाव है, ये रोग का भाव है। तो गुरु क्या हो गया? रोग भाव का स्वामी, यानी रोगेश। अब गुरु जहां बैठेगा वहां रोग देगा। और फिर देखिए कि गुरु नीच राशि में भी तो स्थित, गुरु नीच राशि में भी स्थित है। तो अब ऐसा गुरु जहां स्थित होगा वहां बुरा फल देगा, वहां उस भाव के लिए। गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है, तो गुरु की दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है, लग्न पर पड़ रही है, और तृतीय भाव में, ये शुभ दृष्टियां हैं। लेकिन यहां तो रोग देगा। अब लीजिए साहब, सप्तम भाव मंगल और गुरु दोनों से पीड़ित हो गया। सप्तमेश शनि, ये भी मंगल और गुरु दोनों से पीड़ित। शनि वृद्धावस्था का कारक है, आयु का कारक है, तो शनि तो पीड़ित है यहां पर। तो क्या वृद्धावस्था बुरी जाएगी? हाँ, एक फैक्टर ये है कि शनि पीड़ित है आपका। हालांकि शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर नहीं है, इस शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर नहीं है, तो आप अकेले रह जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन शनि पीड़ित है। अब गुरु को देख लेते हैं। गुरु सुख और सम्मान दिलाता है। गुरु यहां पर नीच राशि में है, शनि के द्वारा पीड़ित है, तो इसलिए गुरु ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरु शनि से पीड़ित। मंगल से तो पीड़ित नहीं होगा, क्योंकि मंगल उसका मित्र है। दूसरी बात, इस कुंडली में मंगल राजयोग कारक भी है। तो मंगल से तो कुछ खास पीड़ित नहीं होगा, लेकिन शनि से गुरु। तो यहां पर गुरु को भी हम क्या कहेंगे कि सुख और सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, और लग्न का मतलब शरीर। अब लग्न के कारकत्व तो क्या क्या है? स्वास्थ्य, आयु, धन, मान, सम्मान। तो जब गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो मान सम्मान तो आ गया ना, भले ही गुरु यहां पर पीड़ित हो। उसके पास जितनी भी शक्ति बची है उस शक्ति से ये लग्न को देख रहा है, तो मान सम्मान, धन, स्वास्थ्य दिला रहा है। अब केवल गुरु के दिलाने से तो नहीं होता है, यहां शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो शनि तो इसके विपरीत कार्य करेगा। लेकिन फिर लग्नेश चंद्रमा की भी दृष्टि भी पड़ रही, इसलिए लग्न बलवान है। आप ये मत देखिए कि मंगल नीच का है, मंगल यहां बहुत अच्छा है। तो मंगल के बारे में कई जगह बताया, कई वीडियो में बताया है, रील में भी बताया। कर्क लग्न का मंगल यदि लग्न में स्थित तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो
गुरु को हमने देखा कि पीड़ित है, लेकिन इसके बावजूद गुरु अच्छा है, तो इसलिए हम इसको पूरी तरह बुरा नहीं कर सकते हैं। थोड़ा हम निशान जरूर लगा देते हैं कि ये मीडियम है। अब चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा बहुत पीड़ित है, लग्नेश है, सप्तम भाव में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है और शनि के द्वारा। लग्नेश लग्न पूर्व में उदित होती है और पश्चिम में अस्त हो जाती है। तो ये पश्चिम में बैठा, ये पश्चिम दिशा का भाव है, तो चंद्रमा यहां कमजोर हुआ। हालांकि लग्न को देखकर बलवान कर रहा, लेकिन स्वयं कमजोर और शनि से पीड़ित। और शनि के बारे में मैंने आपको बताया था, शनि निराशा का कारक है, अवसाद का कारक है। तो इसलिए मन में निराशा और अवसाद के भाव उत्पन्न होंगे, तो चंद्रमा पीड़ित है। ठीक है, अब हम दशा पर आते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है, इनकी उम्र इस समय 65 है, 65 वर्ष। ये एक फीमेल चार्ट है, इनकी उम्र 65 वर्ष है इस समय 2026। शनि की महादशा चल रही है, कब से? 10 अप्रैल 2015 से चल रही है। शनि की महादशा 19 वर्षों की होती है, 2015 से चल रही है, तो 15 में 19 जोड़ दीजिए, 34, तो 2034 तक चलेगी। 10 अप्रैल 2034 तक। 34 के लिए कितने वर्ष बाकी है? 8 वर्ष। अभी उम्र कितनी है? 65 वर्ष। 65 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 73। यानी कि शनि की महादशा जब ये 73 ईयर्स की हो जाएंगी तब तक चलेगी। इसके बाद बुध की महादशा आएगी। अब हम देखते हैं महादशा के बारे में। देखिए, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, प्रमुख फल अंतरदशा नाथ के होते हैं, लेकिन यहां पर मैं महादशा की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं वृद्धावस्था के लिए देख रहा हूं, एक होल टाइम के लिए। वृद्धावस्था का जो समय है 60 वर्ष से लेकर 80-90, जो भी आप कह रहे हैं, उस होल टाइम के बारे में देख रहा हूं, पूरे समय के लिए। इसलिए मैं महादशा की बात कर रहा हूं। तो शनि की महादशा 2034 तक। अब शनि कैसा फल करेगा? पहली बात, शनि लग्न लग्नेश का शत्रु है, तो इसलिए एक पॉइंट ये बुरा हो जाता है। दूसरा, सप्तमी शनि जो है ये पीड़ित है, तो इसलिए इसके पक्ष में दूसरा पॉइंट भी बुरा जाता है। और शनि की दृष्टि लग्न और चतुर्थ भाव, भाग्य भाव, सभी जगह भाग्य को भी बिगाड़ेगा, स्वास्थ्य को भी बिगाड़ेगा और सुख में भी कमी करेगा। इसलिए इसकी दृष्टि का प्रभाव ये भी माइनस में जाता है। तो इसकी महादशा अच्छी नहीं है। लेकिन द्वादश भाव में कोई भी क्रूर ग्रह स्थित नहीं है, ना ही किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। द्वादश भाव का स्वामी बुध दशम भाव में स्थित है, मित्र के साथ या पिता के साथ जो उच्च राशि में स्थित है, तो यानी कि द्वादशेश उच्च के ग्रह के साथ स्थित है। तो इसलिए उच्च के ग्रह के साथ जब कोई भी ग्रह स्थित होता है
तो उसकी उच्चता का शुभ प्रभाव बगल वाले ग्रह पर पड़ता है। तो इसलिए ये अच्छा है। और क्या ये बुध जो द्वादश भाव का स्वामी है किसी से पीड़ित है? नहीं है। तो जब द्वादश भाव पीड़ित नहीं है, द्वादशेश पीड़ित नहीं है, तो फिर बुढ़ापा बुरा क्यों गुजरेगा? बुढ़ापे का जो कारक है शनि पीड़ित है। 3 में से 1 अंक जरूर पीड़ित है। तो इसलिए कुछ न कुछ कष्ट होगा। और यहां पर हमने देखा कि यहां शनि पीड़ित है, ये भाव पीड़ित है, और यहां पर बैठा चंद्रमा भी पीड़ित है। और शनि की दृष्टि चूंकि लग्न पर है, तो लग्न को शनि पीड़ित कर रहा है, लग्नेश चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है। अब यहां पर देखिए, मैं ज्यादा इस पर समय नहीं लूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया। शनि में चंद्रमा की अंतरदशा 13 मार्च 2026 को शुरू हुई और मार्च के लास्ट में ये आई थी मेरे पास, या अप्रैल के शुरुआत में। और इन्होंने बताया कि अभी 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 स्वास्थ्य और अच्छा है, अभी अभी यूट्रस में कैंसर डिटेक्ट हुआ है, बिल्कुल अर्लियर स्टेज में, अभी अभी पैदा। डॉक्टर कह रहे हैं कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये 13 मार्च के बाद ये प्रॉब्लम आई है आपको? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि चंद्रमा के पहले किसकी अंतरदशा थी? सूर्य की अंतरदशा। सूर्य तो यहां पीड़ित ही नहीं है, और सूर्य तो स्वयं औषधि का कारक है, सूर्य स्वयं लग्न का कारक है, सूर्य में संभावना ही नहीं है। शनि में कि जब महादशा शुरू हुई तो शनि में शनि कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि शनि केवल मंगल, क्रूर ग्रह मंगल ही है। यहाँ गुरु क्रूर ग्रह तो नहीं है, रोग जरूर, रोग का भाव कारक है, स्वामी है, तो इसलिए रोग देगा। शनि में बुध तो पीड़ित नहीं, तो बुध की अंतरदशा अच्छी जाएगी। फिर इसके बाद केतु की अंतरदशा अच्छी जाएगी। केतु पर मंगल की दृष्टि जरूर है, लेकिन कुछ खास बुरा नहीं करेगा। एक ग्रह से ही केवल पीड़ित है, और वो भी मंगल की दृष्टि में अशुभता बहुत कम है, क्योंकि राजयोग कारक ग्रह बन गया है, तो अशुभता में कमी आ गई है। केतु के बाद में शुक्र की अंतरदशा आई। शुक्र यहाँ, शुक्र पर केवल शनि की एक दृष्टि है बस, और शुक्र तो यहाँ उच्च राशि में स्थित है, तो शुक्र भी ठीक गया। शुक्र के बाद फिर सूर्य के बारे में बता चुका हूं। अब चंद्रमा आया, चंद्रमा ही यहाँ पीड़ित है, सप्तम भाव मारक भाव भी है, तो लग्नेश चंद्रमा मारक भाव में स्थित है, नीच ग्रह गुरु के साथ ही स्थित है, रोग भाव के स्वामी गुरु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, और कुछ मंगल की दृष्टि का अशुभ प्रभाव भी। तो चंद्रमा बहुत, अब शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आ गई, दोनों एक जैसे मिल गए, तो चंद्रमा में इनको रोग हो गया। अब इन्होंने मुझसे कल ही पूछा था, कुंडली तो इन्होंने मार्च के लास्ट अप्रैल में दिखाई, कल फिर से इन्होंने पूछा कि मैं कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाऊं। मैंने लिखा 2028 के बाद। बहुत निराश हो गई, बस एक मीम डाला उन्होंने, और कोई बात नहीं। निराश तो होना ही था, जो मैंने 2028 तक कह दिया कि अभी रगड़ते रहना है 2.5 वर्ष तक। चंद्रमा की अंतरदशा इनकी ठीक नहीं जाएगी, कब तक है? 2027 तक। चंद्रमा में जब जब बुरे ग्रहों की प्रत्यंतर दशा आएगी तब तक इन्हें कुछ कष्ट होगा। इसके बाद मंगल की अंतरदशा आएगी। शनि में मंगल घोर शत्रु एक दूसरे को पीड़ित भी कर रहे हैं, मंगल भी पीड़ित हो रहा है शनि से,
और मंगल नीच राशि में भी स्थित, दो फैक्टर जुड़ जाएंगे। तो जब शनि में मंगल आएगा तब भी ये बुरा फल देगा। और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। अब जब मंगल की अंतर्दशा की बात कर रहे हैं तो फिर हम अष्टम भाव पर उसकी दृष्टि की बात करेंगे। अभी जब केतु की बात कर रहे थे तो हमने कोई खास बात नहीं की, ये कहा कि मंगल की दृष्टि केतु पर है, ठीक है, थोड़ा सा पीड़ित हुआ है, ज्यादा कुछ बुरा नहीं करेगा केतु। लेकिन अब जब हम मंगल की बात कर रहे हैं तो मंगल लग्न में नीच का है, शनि को पीड़ित कर रहा है, लग्नेश को पीड़ित कर रहा है और अष्टम भाव को पीड़ित कर रहा है। तो मंगल की अंतर्दशा अच्छी नहीं। इसके बाद राहु कुछ बुरा नहीं करेगा कुछ खास। राहु के बाद गुरु की अंतर्दशा आएगी, गुरु फिर रोग देगा। राहु की अंतर्दशा 3 वर्ष के लिए होगी, मंगल की तो केवल 10-11 महीने की। मंगल के बाद राहु 3 वर्ष के लिए आएगा, कुछ खास बुरा नहीं होगा। गुरु में फिर रोग का आक्रमण होगा और गुरु अंतिम अंतर्दशा है इनकी। गुरु 6वें भाव का स्वामी है, मारक भाव में नीच का होकर बैठा है, मार्केश के द्वारा पीड़ित है और कुछ मंगल के द्वारा भी पीड़ित। तो शनि में गुरु की अंतिम दशा, फिर बुध की महादशा शुरू हो। बुध अच्छा है, किसी से भी पीड़ित नहीं है, भाव भावेश बिल्कुल पीड़ित नहीं। तो बुध यानी 73 ईयर्स के बाद का समय अच्छा होगा। अब ये आपको सोचना है कि क्या 73 के बाद ये रहेंगी या नहीं रहेंगी। ऐसी मृत्यु के बारे में मैं कभी भी भविष्यवाणी नहीं करता हूं। मेरे 3 सिद्धांत हैं ऐसे मृत्यु के बारे में, और चाइल्ड का जेंडर, और आपके जीवन साथी का कैरेक्टर, ये 3 चीजें मैं कभी नहीं बताता हूं। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप लोग किस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे वो कमेंट में भी लिखिए। मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सभी को नमस्कार।